कंसंट्रेट होके सारी बातें आप सुनो। देखो, हमने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स की बात करी थी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर जब आप देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इनके अर्ली एक्सपेरिमेंट से हमने स्टार्ट किया था। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फोटोसिंथेसिस के दो इम्पोर्टेंट रोल हैं जो नेचर में आपको देखने को मिलेगा। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑक्सीजन की। ठीक, तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, जिसको दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑक्सीजन का अपटेक करेंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोडक्शन ऑफ फूड फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब का जो फूड है वो कैसे आ रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही। ठीक, अब फोटोसिंथेसिस को हमने बोला है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो क्या है? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। और यहाँ पर सनलाइट को यूटिलाइज करके, फोटोसिंथेसिस को अगर हम जनरल टर्म में डिफाइन करें तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ converting the radiant energy, converting the radiant energy into usable chemical energy, into usable chemical energy. Clear? And यहाँ फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ऑटोट्रॉफिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सोलर एनर्जी को या सनलाइट को यूटिलाइज करके उनको यूजेबल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड है इस फोटोसिंथेसिस के लिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ग्रीन पिगमेंट जो लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उनकी इंपॉर्टेंस है। फिर लाइट की इंपॉर्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखना, यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ लाइट लिखने से क्या मतलब है? सनलाइट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको ये बात भी याद रखनी है कि नॉर्मल जो ये हमारे घरों में ट्यूबलाइट है, इनसे भी फोटोसिंथेसिस होता है। बट या इन लाइट में जो फोटोसिंथेसिस होगा इनका रेट मिनिमम होगा, कम होगा। और दूसरा जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट एंड व्हाइट लाइट। अब आप ऑप्शन चूज करके मेरे को बताओ कि किस लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। फिर से ऑप्शन बताऊं? रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट एंड व्हाइट लाइट। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगा? बोलो। सबसे रेड ज्यादा लाइट। फोटोसिंथेसिस, सॉरी, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन विच लाइट? आपका ऑप्शन होगा, देखो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो कई बार हमने आंसर मार्क किया है रेड लाइट, कई बार हमने आंसर मार्क किया है ब्लू लाइट। और नॉर्मली अगर ऑप्शन के अंदर सनलाइट या व्हाइट लाइट है, सनलाइट या व्हाइट लाइट है, तो याद रखना आज से कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर्स इन सनलाइट, जिसको हमने व्हाइट लाइट कहा है। सनलाइट को ही हम व्हाइट लाइट कहते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? अब देखो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इस लाइट को आप देखोगे तो सनलाइट के अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस देखने को हमें मिला था। क्लियर? अब देखो, अब हम अर्ली एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। यहां पर एक एक्सपेरिमेंट
जो ये प्रूफ करता है कि CO2 एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा? मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बताता क्या है? इन्होंने क्या किया था, एक सेटअप तैयार किया जिसमें इन्होंने क्या किया था, KOH सोक्ड, यहाँ पे KOH सोक्ड कॉटन रख दिया था और लीफ को यहाँ पे प्लेस कर दिया। हाफ लीफ जो है ये इसके अंदर है जहां पे ये KOH सोल्यूशन है और हाफ लीफ बाहर है। तो यहाँ पर जब आपने देखा KOH सोक्ड कॉटन यहाँ पे यूज किया था, तो ये जो KOH है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये वाला पार्ट जो बाहर है, यहाँ पर तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, बट ये जो अंदर का पार्ट है, हाफ लीफ जो अंदर है, जो KOH सोक्ड कॉटन है जहां पर, वहां पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। तो ये जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, आपसे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ये क्या प्रूफ करना चाहता है या किसकी इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ये एक्सपेरिमेंट था। फिर हमने प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट को डिटेल में डिस्कस किया था। प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में आपने क्या जाना था और वो लाइन कौन सी थी जो इंपॉर्टेंट थी? प्रिस्ले के एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा था कि इन्होंने पूरा एक सेटअप तैयार किया था, ठीक। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देख करके अब बताने की जरूरत आपको नहीं है कि ये क्या सेटअप शो क्या करना चाहता है, जिसमें फिर से सुन लो, यहाँ पे पहले इस सेटअप के अंदर माइस और कैंडल था, जो थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, कैंडल भी बुझ गया और इन माइस की भी डेथ हो गई। बट जब हमने यहाँ पे प्लांटलेट इंट्रोड्यूस किया तो लाइन क्या लिखी है एनसीईआरटी के अंदर कि प्लांट्स रीस्टोर द एयर, plants restore the air which is utilized by the burning candle and the mice clear। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है कि इसी प्रिस्ले साहब के एक्सपेरिमेंट को जैन इंजनहॉर्स्ट ने दोबारा से रिपीट किया और उन्होंने क्या बताया था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन्होंने ये बोला कि जो सनलाइट है, सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक, फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को जब इन्होंने परफॉर्म किया था तो इन्होंने हाइड्रिला, एक एक्वेटिक प्लांट लिया था और इनको एक बार जब डे टाइम पे देखा तो वहां पर देखा कि इसमें बबल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, ठीक, यानी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। बट जब नाइट के अंदर यही सेटअप के साथ उन्होंने ऑब्जर्व किया तो नाइट के टाइम पे ये बबल्स नहीं दिखे। इसका मतलब क्या हुआ कि डे टाइम पे तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है लेकिन नाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो ये सनलाइट की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए था। जैसे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट किसकी इंपॉर्टेंस के लिए था, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, वैसे ही इंजनहॉर्स्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ये सनलाइट की इंपॉर्टेंस को बताता था, ठीक। इसके बाद हमने जाना था कि जूलियस वॉन सैक्स ने सबसे पहले बताया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो किसका होगा, तो प्रोडक्शन होगा ग्लूकोज का। एंड दैट ग्लूकोज, अब देखो तीन बातें बहुत ध्यान से सुनना, बनता फोटोसिंथेसिस में क्या है, ग्लूकोज, ठीक। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सुक्रोज। स्टोर क्या होता है, स्टार्च। तीनों बातें समझ में आ गई। बनता है, प्रोडक्शन किसका होगा, ग्लूकोज का। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा, सुक्रोज के फॉर्म में। एंड स्टोर किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है इतनी बातें। इसके बाद मैंने आपको इंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट बताया था। इंगलमैन एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है
कि इस इंगलमैन एक्सपेरिमेंट के अंदर जब प्रिज्म को यूज किया गया तो उससे लाइट स्प्लिट हुआ, और इस सेटअप के अंदर इन्होंने, अच्छा एक और क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे यहां पर आपको माइक्रोब्स के नाम याद रखने होते हैं कि कौन से एरोबिक हैं और कौन से एनएरोबिक हैं, क्लियर। तो कई बार क्या होता है, वो जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एजेटोबैक्टर का एग्जांपल लेके पूछा गया है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैक्टीरिया का नाम लेकर के, तो आपको याद होना चाहिए कि विच वन इज एरोबिक एंड विच वन इज एनएरोबिक। तो यहाँ इस सेटअप के अंदर कौन से बैक्टीरिया को यूज किया गया था, यहाँ पर यूज किया गया था एरोबिक बैक्टीरिया को, एरोबिक बैक्टीरिया को। अब पूरा एक्सपेरिमेंट फिर से ध्यान से सुनो। इन्होंने क्या किया था कि इस सेटअप के अंदर जब स्प्लिटिंग हुई थी लाइट की, तो यहाँ पे इन्होंने जो क्लैडोफोरा एल्गी को प्लेस किया था, तो वो दो लाइट के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, यानी ब्लू और रेड रीजन्स में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। इस बात का पता कैसे चला, क्योंकि जो एरोबिक बैक्टीरिया होगा इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और जहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होगा। इसका मतलब वहां पर एरोबिक बैक्टीरियल कॉलोनी ज्यादा ग्रो करेगी। तो दो रीजंस में एरोबिक बैक्टीरिया की कॉलोनी को ज्यादा देखा गया। इससे इस बात को प्रूव किया गया कि जो फोटोसिंथेसिस है वो रेड और ब्लू रीजंस के अंदर ज्यादा होगा। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद एक नाम आया था वॉन नील साहब का, जिन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो कहां से आएगा, इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2, इट कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2, ये वॉन नील ने बताया था। और बाद में इसी वॉन नील के स्टेटमेंट को प्रूफ किसने किया था, रूबेन एंड कामिन साहब ने, by using radioactive isotope, ठीक, रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑक्सीजन 18 करके है, उनको यूज किया गया था, ठीक। फिर हमने यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है इनको डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेना किसे कहेंगे, ग्रेना कहते हैं थैलाक्वाइड्स, जो पाइल ऑफ थैलाक्वाइड्स, जैसे सिक्के के ऊपर एक के रखे रहते हैं तो वो क्या है, पाइल ऑफ कॉइन्स, तो वैसे ही पाइल ऑफ थैलाक्वाइड्स को हम क्या कहेंगे, ग्रेनम, ठीक। एंड ग्रेनम इज एसोसिएटेड विद लाइट रिएक्शन, ग्रेनम इज एसोसिएटेड विद लाइट रिएक्शन, क्लियर है। एंड ग्रेनम जो एक दूसरे से, यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे कि ग्रेनम जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड किससे है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये थैलाक्वाइड्स हैं, ठीक, जैसे ये सिक्के के ऊपर रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो ये जो पार्ट है, ठीक, पाइल ऑफ थैलाक्वाइड्स इज नोन एज ग्रेनम। अब ये जो ग्रेनम है ये आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड हैं, तो वो स्ट्रक्चर कहलाएगा स्ट्रोमा लैमिली। और यहीं पे याद रखना, स्ट्रोमा लैमिली से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे PS1 प्रेजेंट होता है या PS2 प्रेजेंट होगा, वो आपने जाना था, आगे आएगा भी, ये डिस्कस करेंगे। इसके डायग्राम के अंदर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, नॉर्मली मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, बट हियर बोथ द मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ एंड कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, क्लियर। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम्स है, और जो इनका मैट्रिक्स पार्ट है जिसको हम स्ट्रोमा कहेंगे, which is associated with the biosynthetic pathway or dark reaction,
और डार्क रिएक्शन। क्लियर है? इसके बाद हमने फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स की बात करी थी। ये पिगमेंट्स की बात हम कैसे कर पाते हैं? जब इन लीफ पिगमेंट्स को पेपर क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन किया गया, तब हमें पता चला कि इनके अंदर मेनली 4 पिगमेंट्स हैं, जिसमें से क्लोरोफिल ए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और बाकी को हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स कहेंगे। और यहाँ पर ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ये 2 रोल परफॉर्म करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। दे वर्क एज एंटीनी मॉलिक्यूल एंड शील्ड पिगमेंट्स। दे वर्क एज एंटीनी मॉलिक्यूल्स एंड शील्ड पिगमेंट्स। अब एंटीनी मॉलिक्यूल्स और शील्ड पिगमेंट्स का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। एंटीनी मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि ये डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी को फाइनली क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ पर जो सेकेंड फंक्शन है वो क्या है कि ये जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सील्ड पिगमेंट, जिसमें से कैरोटिनॉइड्स जो हैं वही मेनली प्लांट्स को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सील्ड पिगमेंट्स। उनको हमने क्या बोला है? दे आर शील्ड पिगमेंट्स। ठीक, यहां पर शील्ड पिगमेंट्स की इंपॉर्टेंस पता चल गई। अब देखो, हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन हैं। ठीक, एक जो ग्रेनम में हो रहा है दैट इज लाइट रिएक्शन और हिल्स रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। आपने क्वेश्चन किए होंगे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में एक तो जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन which is liberated in the atmosphere, and जो दूसरे हैं वो क्या हैं? एसिमिलेटरी पावर कहलाते हैं, एटीपी और NADPH। एटीपी एंड NADPH, जिनको हम हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स कहते हैं। हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP and NADPH, known as assimilatory power, which is required during the biosynthetic pathway or during the dark reaction or black man reaction। क्लियर? अब यहां पर पिगमेंट्स में आप देखोगे तो फोटो सिस्टम की बात करते हैं हम। 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि ये जो PS1 और PS2 बोलते हैं, ये किसके बेसिस पे बोलते हैं 1 और 2? तो आपको याद रखना है कि ये जो बेसिस है इनका, ये है सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक, एंड नॉट द सीक्वेंस ऑफ देयर फंक्शन, बट डिस्कवरी के बेसिस पे। इसीलिए आप जब पूरा नॉन साइक्लिक पाथवे पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो फोटो सिस्टम 2 को पढ़ते हैं, जहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है एंड लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पर इनके फंक्शन के बेसिस पे नहीं हमने 1 या 2 बोला है, इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे इनको 1 या 2 बोला गया है। क्लियर? यहाँ पर अब देखो, इसके अंदर जो हमने बात करी है, पहली बात कि जो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है वही रिएक्शन सेंटर है, इसीलिए उनको मेन पिगमेंट कहा गया है। और PS1 के अंदर ये जो रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए, इनका जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो 700 नैनोमीटर है। और PS2 की अगर हम बात करें तो ये कितना है? 680 नैनोमीटर की, 680 नैनोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये डायग्राम है जहां पर आप देख रहे हो ये रिएक्शन सेंटर, यानी ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए, ये पिगमेंट्स हैं, और इनमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। अब देखो, जब हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, तो अब यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। कल भी मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया था कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर साइटोक्रोम्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर ये जो पूरा
खेल है जेड स्कीम का, ये बेसिस इनका क्या है, इनको रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पे हम समझते हैं। यहां पर क्या होगा कि जब लो से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा, इनको हम डाउनहिल फ्लो कहेंगे। और यहां पर आपने पूरा सीक्वेंस देखा था, ये है पूरा सीक्वेंस। ये हमारे पास है फोटो सिस्टम PS2। लाइट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, अभी आपने जाना था कि PS2 के अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब होगा वो कितना होगा, बोलो। PS2 के अंदर और PS1 के अंदर, PS2 का जो मेनली आप देखोगे PS2 में, तो ये 680 नैनोमीटर, और जब PS1 की बात करेंगे यहां, तो ये 700 नैनोमीटर। क्लियर है? अब फिर से एक बार ये जेड स्कीम देखो, ये जो फोटो सिस्टम है ये है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये जेड स्कीम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, इसकी शुरुआत क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था आपने, यहां से लाइट आई, इस यहां से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर थे, ये जो मूवमेंट है ये अपहिल मूवमेंट है। कैसा है, अपहिल मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और यहां पर आपने सीक्वेंस भी याद किया था, क्या सीक्वेंस याद किया था कि सबसे पहले यहां से फियोफाइटिन, फिर PQ प्लास्टोक्यूनोन, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, एंड देन यहां पर आने से पहले जो है वो है प्लास्टोसाइनिन। अब फिर यहां पर प्लास्टोसाइनिन से ये आए PS1 के अंदर, और PS1 से फिर से ये अपहिल मूवमेंट किए, और फिर डाउनहिल मूवमेंट जब होगा तो यहां पर आप देखोगे क्या कि यहां पर कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, FES। ठीक, ये। और देखो जो एसिमिलेटरी पावर बनना था लाइट फेज रिएक्शन में, वो क्या था, NADPH एंड ATP, इसका फॉर्मेशन हो गया। अब देखो जो PS2 है विच इज एसोसिएटेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में क्या है कि एक ऑक्सीजन का जो लिबरेशन हुआ है, यहाँ पे नोट कर लेना ये बात, जहां ये ऑक्सीजन लिबरेट हुआ है एक ऑक्सीजन, तो इसमें नंबर आपसे पूछा गया है किनका, इलेक्ट्रॉन्स कितने, और प्रोटॉन्स कितने, और फोटॉन्स कितने। तो इलेक्ट्रॉन्स तो आप देख रहे हो 4 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी देख रहे हो 4। अब फोटॉन्स की अगर हम बात करें तो यहां नोट कर लेना, फोटॉन्स 8 फोटॉन्स, 8 फोटॉन्स। क्लियर है, नोट कर लोगे। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। आपने देखा था कि जेड स्कीम जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए है, और साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करेंगे जेड स्कीम में, तो हमने क्या देखा कि ATP और NADPH दोनों प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर केवल और केवल किसका प्रोडक्शन होगा, ATP का। एंड लाइट कितनी है, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर। इस पॉइंट को नोट करना, अभी लाइट कितनी रिक्वायर्ड है, तो यहां पर बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की लाइट चाहिए, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की। नेक्स्ट, यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है, जिसको समझा था आपने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय मिचेल, प्रपोज्ड बाय P मिचेल नाम है इनका। इसको समझने के लिए आपको क्या याद रखना है कि ये कैसे वर्क कर रहा है।
तो मेनली 3 पॉइंट्स हैं जिनको हमें जानना होता है। ये पूरा आपने देखा है स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, क्लियर है? ये है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन जिसके अंदर है ल्यूमेन और बाहर क्या है, ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा साइड है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस किसकी है? प्रोटॉन्स की, कि ये जो प्रोटॉन्स हैं जो एटीपी प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इनमें ग्रेडियंट एस्टेब्लिशमेंट होना है ल्यूमेन के अंदर। हाई प्रोटॉन चाहिए ल्यूमेन में, फिर हाई से लो की तरफ वो आएंगे। लो कहाँ है? स्ट्रोमा साइड में। हाई कहाँ है? ल्यूमेन साइड में। अब ये हाई जो प्रोटॉन्स बने हैं या जो एक्युमुलेशन हो रहा है प्रोटॉन्स का, इनके पीछे कौन इन्वॉल्व है ये जानना होता है। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं जिनको मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं, फिर से याद से सुनना। कि जब हमने जेड स्कीम पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि PS2 इज एसोसिएटेड विद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो वही जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, उनसे प्रोटॉन्स रिलीज होंगे, उनसे प्रोटॉन्स रिलीज होंगे एंड दीज प्रोटॉन्स get accumulated inside the lumen of thylakoid, inside the lumen of thylakoid. नेक्स्ट पॉइंट में क्या हमने देखा कि यहाँ पर जो आपने सीक्वेंस पढ़ा था कि ये ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो चल रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं वही प्रोटॉन्स को भी लेकर के ल्यूमेन के अंदर आएंगे, जिससे वहां पर प्रोटॉन का एक्युमुलेशन होगा ल्यूमेन साइड में। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहाँ? इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड along with electrons that come from acceptor of electrons of PS1. प्रोटॉन्स की इंपॉर्टेंस दोनों जगह है, चाहे ATP की सिंथेसिस हो या NADPH की सिंथेसिस हो, ठीक। एंड अब इसके अंदर आपने एसिमिलेटरी पावर ये सारा सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ATP सिंथेस के लिए मेनली चाहिए होता है प्रोटॉन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है जो आपको याद रखना है वो क्या है कि अब ये जो एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH हमें मिला है लाइट फेज रिएक्शन से, इनकी यूटिलिटी क्या है और इनका यूज क्या है, ठीक। तो आप सभी को पता है कि जो लाइट रिएक्शन हुई उनसे हमें 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बने। ऑक्सीजन जो एज अ बाई प्रोडक्ट है विच इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर, एंड अब यूज किसका होगा? ATP और NADPH का। ATP और NADPH का क्या यूज है वो आपने कल भी डिस्कस किया, मैंने डिस्कस किया था और आज भी फिर से देखो। अब मैंने बायोसिंथेटिक के अंदर आपको बोला था कि 3 साइकिल है मेनली, एक C3 साइकिल है, एक C4 साइकिल है और एक CAM प्लांट्स के अंदर एक साइकिल है। हालांकि वो C4 की तरह ही होगा, बस वहां पर आपको याद रखना होता है CAM के अंदर कि यहाँ पर डिवीजन ऑफ टाइम है, जबकि आपको मैंने C4 के अंदर बोला था डिवीजन ऑफ स्पेस को हम जानते हैं। अब एक बात जो आप C3 प्लांट्स या C3 साइकिल के लिए हमने जाना था कि C3 साइकिल यूनिवर्सली सभी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर देखा जाएगा। जितने भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर हम C3 साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं। और अभी कामाक्षी आपने पूछा था कि C3 साइकिल क्यों कहा गया, क्योंकि वहां पर जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बना वो 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरेट है, जिसकी वजह से हमने इनको C3 साइकिल कहा है, ठीक। अब यहाँ पे इस पूरे साइकिल को आप देखोगे तो इसको मेल्विन केल्विन साहब ने बताया था और
मेल्विन केल्विन साहब के नाम पे ही इनको हमने केल्विन साइकिल बोला है, जो which occurs in all photosynthetic plants, जिनकी शुरुआत जो होगी वो कार्बोक्सिलेशन से होती है। 3 मेन स्टेप हमें पढ़ने हैं, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, देन रिडक्शन एंड देन रीजेनरेशन। तो इन द फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, यहाँ CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वाटर, इनकी प्रेजेंस में राइबुलोज बिसफॉस्फेट विच इज अ 5 कार्बन कीटो सुगर, पूछा गया है, मार्क कर लेना, राइबुलोज बिसफॉस्फेट विच इज 5 कार्बन कीटो सुगर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and Rubisco, which is the most abundant enzyme on the earth. Rubisco की प्रेजेंस में ये बनाएंगे फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट, और ये 2 मॉलिक्यूल्स होंगे 3PGA के। क्लियर है? ये भी याद रखना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। क्लियर है? ये है रूबिस्को। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर, अभी साइकिल भी हम देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो रिडक्शन होगा, पहले साइकिल ही देख लो, ये है हमारा साइकिल, इसमें देखो ये है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, जिसको हमने बोला है कि ये 5 कार्बन कीटो सुगर है, जो एटमॉस्फेरिक CO2 रिबुस्को की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन होगा, और ये स्टेबल इंटरमीडिएट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो इनका रिडक्शन करा रहा है, वो कौन है? वो है ATP और NADPH, जिनको हमने एसिमिलेटरी पावर कहा है। यहाँ पर इसका जो आप देखोगे, ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट का रिडक्शन हुआ। अब आपको मैंने बोला है कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो। उसमें क्या आपको याद रखना होता है मेनली, इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाती है जो आपको याद रखनी है, कि यहाँ पर 1 CO2 के लिए, यानी 1 टर्न जो साइकिल चल रही है, 1 टर्न जो साइकिल चल रही है, उसके अंदर 2 ATP और 2 NADPH का यूज होगा। तो अभी हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं कि कितनी, अगर 6 टर्न साइकिल चलती है, तो हमने कल कैलकुलेशन किया था कि 6 टर्न अगर ये साइकिल चलती है तो इसके अंदर कितनी ATP और NADPH का यूज होगा। बट यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है कि यहाँ रिडक्शन, हाँ जी, वेलकम बैक।